वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशना और आज हम बात करने जा रहे हैं पार्लियामेंट पार्ट 2 के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को यूनिफॉर्म में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अब चलिए इस टॉपिक में आगे चलते हैं। देखिए, पार्लियामेंट के सेशन होते हैं और उन सेशन को डिवाइड कर रखा है समर, स्प्रिंग एंड विंटर में। तीनों सेशन के बीच में गैप होते हैं, उसे हम कहते हैं रिसेस। अगर इन तीनों सेशन के बीच में बैठक होती है तो उसे कहते हैं डेली सिटिंग। अब ये जो सेशन होते हैं, जो मैंने आपको समर, मॉनसून और विंटर बताया, इसके कुछ मंथ होते हैं। जैसे फरवरी टू मई जो होगा वो समर होगा, जो मॉनसून होगा वो जुलाई टू सितंबर होगा और जो विंटर है वो लास्ट नवंबर टू दिसंबर होगा। ये जो सेशन होता है इसको बुलाने का काम करते हैं प्रेसिडेंट, पर इन्हें हेड कौन करता है? वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक बात है कि दो सेशन में गैप मैक्सिमम 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब ऐसा हो सकता है कि मॉनसून सेशन ना हो, बट ये नहीं हो सकता कि विंटर ना हो। अब अगर मान लो मॉनसून हो रहा है तो ये जरूरी है कि बजट सेशन जरूर होगा नेक्स्ट समर में, विंटर सेशन गायब हो जाएगा। बट 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं हो सकता दो सेशन के बीच में। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। सिटिंग कैंसिल भी की जा सकती है। मतलब जैसे हम बात कर रहे थे ना अभी ये डेली सिटिंग की, तो ये सिटिंग कैंसिल भी की जा सकती है। इसके 4 तरीके हैं। अब बात करते हैं कैंसिल सिटिंग ऑफ द हाउस। अब ये जो कैंसिल होती है सिटिंग हाउस की, पार्लियामेंट की, मतलब वो 4 तरह से होती है। मतलब या तो डिसोल्यूशन से होगी, प्रोपोगेशन से, एडजर्नमेंट से, या एडजर्नमेंट सिन डाई से होगी। अब ये क्या होता है? डिसोल्यूशन क्या होता है? एंड करना सेशन को। मतलब वो सेशन चल रहा है, उसमें कुछ ज्यादा ही शोर हो रहा है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहेंगे कि इस सेशन को एंड कर दीजिए, यहाँ से कुछ फ्रूटफुल मिल नहीं रहा है, खामा खा की लड़ाई झगड़े बहस हो रहे हैं यहाँ पर। या होता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या होता है? सेशन को ही टर्मिनेट कर देना। एक तो हो गया भाई सेशन आज चल रहा है, फिर कल भी चलेगा, फिर परसों भी चलेगा, तो अगर हमें खाली आज का सेशन बंद करना है तो हम कह देंगे डिसोल्यूशन। बट अगर मान लो आपका पूरा का पूरा सेशन ही कैंसिल करना है कि दिसंबर का सेशन जो विंटर सेशन है वो खत्म कर दो, तो उसे कहेंगे हम प्रोपोगेशन। ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को हिदायत देते हैं कि आप यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, मतलब टर्मिनेट कर दीजिए सेशन को। तीसरा होता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है कि स्मॉल टाइम के लिए बस कैंसिल कर दिया। आपने एक लाइन सुनी होगी, बड़ी फिल्मी है, कोर्ट इज एडजर्न्ड अप टू 12 AM। मतलब कुछ समय के लिए कोर्ट बंद हो गया है, अब 12 बजे खुलेगा। ये बात लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर कहते हैं। लास्ट होता है एडजर्नमेंट सिन डाई। सिन डाई क्या होता है कि कोई भी फिक्स डेट नहीं होती। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली, इसमें लोकसभा स्पीकर तय करते हैं कि सेशन अब कब होगा, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं देते वो। जैसे फॉर एग्जांपल आज एक सेशन चल रहा है, लोकसभा स्पीकर ने कहा एडजर्नमेंट सिन डाई, मतलब अब नेक्स्ट सेशन होगा, पर उसकी डेट मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, फिक्स डेट नहीं है कोई अभी। इसे कहते हैं एडजर्नमेंट सिन डाई। आगे चलते हैं। अब डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या होती हैं? देखो, जो पार्लियामेंट होती है वो सुबह 11 बजे खुलती है। उसमें सबसे पहले होता है क्वेश्चन आवर्स। सवाल जवाब पूछे जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये तुमने क्या किया। फिर 12 से 1 क्या होता है? 0 आवर। ये पार्लियामेंट्री का कोई फंक्शन नहीं है, ये एडिशनल हमारे जो एमपीज हैं उन्होंने लेकर आया कि हमें इसकी जरूरत है, तो आप एक 0 आवर लेकर आओ। 0 आवर में क्या होता है कि कोई भी मुद्दा है जो आजकल बहुत हॉटस्पॉट चल रहा है किसी कारण से, उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2011 की बात करें तो करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा चलता था, ठीक है, या वुमेन सेफ्टी बहुत बड़ा इशू चलता था, तो 0 आवर में डिस्कस किया जाता था। उसके बाद 1 से 2 होता है लंच, और उसके बाद 2 से 5 समय होता है राज्यसभा का डिस्कशन करने का, और लास्ट में 2 से 6 होता है लोकसभा का। ये एक्सीड भी किए जा सकते हैं टाइम। जैसे कई बार ऐसा देखा गया है कि लोकसभा जो है 8, 9, 10, 11 बजे तक भी चली है, अगर जरूरत पड़ी है तो। इस चीज को हम कहते हैं मोशन। अब पहले हम क्वेश्चन आवर, 0 आवर समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन आवर में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पूछा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। क्वेश्चन पूछने के 3 तरीके हैं, स्टेट क्वेश्चन, अनस्टेट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अनस्टेट क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि आप इसका जवाब बताएं। अब वो उसका जवाब बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, तो उसका काउंटर सवाल भी पूछा जा सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। तीसरा होता है अनस्टेट क्वेश्चन। मतलब कोई भी अगर सवाल पूछा गया है तो उसका रिटन में आंसर देगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारी सरकार। थर्ड होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि एक नोटिस जारी किया जाता है और लोकसभा के स्पीकर को बोला जाता है कि इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए 10 दिन के अंदर अंदर, और इसका रिप्लाई वर्बल दिया जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा होता है 0 आवर। जो आर आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ पे बात की थी, वो था 12 से 1 बजे चलता है। 12 से 1 बजे के सेशन में क्या होता है, किसी भी बिना नोटिस के कोई भी इशू उठाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बीच में आपने सुना था कि एक चीज बहुत ज्यादा चल रही थी, वो था रफाल डील।
अब रफाल डील की बात करेंगे, 0 आवर में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर कोई रफाल डील से कोई बिल तो पास नहीं होना होता है। तो इसमें क्या होगा वो बात करेंगे, सरकार से सवाल भी पूछेंगे, बाकी एमपी दूसरे एमपी को जवाब देगा। तो इसे हम कहते हैं 0 आवर। सबसे पहले ये 1962 में कन्वेंशन में आया था। इसमें क्या होता है कि मान लो अब रफाल डील पे बात करनी है, तो ऐसा नहीं कोई भी खड़ा होगा बोलना शुरू कर देगा। पहले आपको परमिशन लेनी होती है स्पीकर से या राज्यसभा के चेयरमैन से कि सर क्या मैं इस सदन में अपनी बात रख सकता हूं इस टॉपिक पे। तो अगर वो अलाउ करते हैं तो ही आप रख सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर तीसरी चीज होती है मोशन, जो मैंने आपसे बात की थी 2 से 5 तो हमारी जो होती है राज्यसभा में होती है और 2 से 6 होती है लोकसभा में। अब इस मोशन में क्या होता है, प्रस्ताव रखे जाते हैं, मतलब ये वो टाइम है जब आपका बिल रखने की टाइम है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा जितनी जो पार्लियामेंट होती है उसमें डिस्कशन ऐसा होता है जैसे पीपीएनडीटी में एसएसबी के अंदर होता है, ना कोई किसी को बोलने देता है ना कुछ सुनने देता है। तो इसके लिए कुछ मोशन बना दिए, कुछ तरीके बना दिए कि इस तरीके से बात करनी है। अब इसमें पहला तरीका है सब्सटैंटिव मोशन, मतलब इसमें इम्पीचमेंट की बात की जाएगी कि हमें कोई सरकारी आदमी को हटाना है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, प्रेसिडेंट को हटाना है या इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है। तो इसमें सब्सटैंटिव मोशन में बात की जाएगी। फिर होता है सब्स्टिट्यूट मोशन। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई मोशन अभी तक चल रहा है पहले से, तो उसमें कुछ चेंजेस लेकर आने हैं कि भाई फॉर एग्जांपल करप्शन की बात चल रही है, करप्शन में बात चल रही है लोकपाल बिल की। अब अगर लोकपाल बिल जो है उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो ये सब्स्टिट्यूट मोशन में बात की जाएगी। फिर होता है सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन क्या होता है, कोई रनिंग मोशन है ऑलरेडी, उसमें कुछ ऐड करना है। फॉर एग्जांपल करप्शन में लोकपाल बिल चल रहा है तो उसमें कुछ नई बात ऐड करनी है कि भाई देखो ये जो करप्शन का जो लोकपाल बिल है ये स्वीडिश देश से आया है, तो इसमें हमारे जो प्रथा है डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग उसमें ये चीज ऐड हो जानी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसे चलता है। तो ये हो गया सब्सिडरी मोशन। तीसरा है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या होता है, कट एंड शॉर्ट, मतलब बातें बहुत हो गई, अब बात को शॉर्ट में बात खत्म करो और फटाफट वोटिंग करो, इसे हम कहते हैं क्लोजर मोशन। तीसरा होता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या होता है कि मिनिस्टर से मान लो कोई सवाल पूछा गया था कि भाई आप बताओ इलेक्ट्रिफिकेशन कितने विलेज में हुआ है, तो मिनिस्टर ने कहा कि 300 विलेज में हुआ है। एमपी ने अपना प्रस्ताव रखा कि नहीं 200 में हुआ है, तो यहाँ पर जो मोशन चला जाता है उसे कहते हैं प्रिविलेज मोशन। छठा होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर होता है जिसमें मिनिस्टर की स्टेटमेंट ली जाती है, उसे हम कहते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। तीसरा होता है सेंसर मोशन। इसमें क्रिटिसाइज किया जाता है सरकार के जो चल रहे हुए प्रस्ताव पर बात की जाती है कि ये जो आपने स्टेप लिया ये गलत है। आठवां होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि सरकार को गिराने की बात की जाती है कि अब सरकार नहीं चलेगी। इसके लिए क्या होता है कि कम से कम 50 लोगों की वोट चाहिए होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कि हमें सरकार को हटाना है, इस मोशन को लाया जाए। तो जब 50 लोग वोट कर देते हैं तब इस पे बात चलती है। अगर लोकसभा में मेजोरिटी आ जाती है, सिंपल मेजोरिटी भी, तो वहां से वो सरकार गिर जाती है। मतलब 272 लोग पार्लियामेंट के ये कहते हैं कि सरकार को हटना है तो ये सरकार गिर जाएगी। नौवां होता है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही बात करनी है और अर्जेंट वे में बात करनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। अब जैसे यहाँ पर मैं फिर से करप्शन की बात लेकर आना चाहूंगा। आपको याद होगा 2011 के करीबन जब अन्ना हजारे थे, तो अन्ना हजारे का आंदोलन इतना ज्यादा हो गया था कि सरकार को उस मैटर को लेना ही पड़ा। तो वो किस मोशन में आएगा, वो आएगा एडजर्नमेंट मोशन में। अब इसमें कुछ और मोशन भी है। दूसरा है मोशन ऑफ थैंक्स। मैंने आपको पहले ही पेज बताया था, जब कोई सेशन स्टार्ट होता है तो पहली जो स्पीच होती है प्रेसिडेंट की होती है, उसे हम कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। दूसरा है नो डे येट नेम मोशन, मतलब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे बट अभी बात नहीं करेंगे, इसे कहते हैं नो डे येट मोशन। उसके बाद होता है हाफ एन आवर मोशन, मतलब किसी टॉपिक पे पहले ही बात हो चुकी है, अब इस पे से फाइनल वर्ड्स चाहिए गवर्नमेंट के, तो जो मोशन होता है आधे घंटे के लिए वो चलाया जाता है। फिर होता है शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन। शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन में क्या होता है कि कोई भी 2 घंटे के लिए एक सेशन स्टार्ट किया जाएगा और वो अर्जेंट होगा। मतलब जैसे मैंने अभी आप पे एडजर्न मोशन की बात की, वहां पर लोकपाल की बात चल रही थी, उसके बाद किसी वजह से वो रुक गई वहां पर और कुछ और बात चलने लगी, तो वापस क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन चलाएंगे, 2 घंटे के लिए बात करेंगे और उस बात को खत्म करेंगे, जब वोट देना हो या नहीं देना हो या उसके खिलाफ करना हो तो उसके अकॉर्डिंग। फिर होता है स्पेशल मेंशन मोशन, मतलब किसी भी मोशन में ये चीज नहीं आ पाई
हमें कोई टॉपिक बात करनी थी, वो किसी भी मोशन के अंदर नहीं आ पाई, तो स्पेशल मेंशन मोशन के अंदर लाई जाती है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इस वाले पेज पे है जितने मोशन इंपॉर्टेंट है, ये सब तो बहुत ही रेयर है जो कभी पूछे जाएंगे आपसे। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सब्सिडरी मोशन की। इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई रनिंग मोशन है जो पहले से बात टॉपिक चल रही है, उसमें कोई चीज का ऐड करना। तो इसमें सबसे पहला है एंसिलरी मोशन। एंसिलरी मोशन क्या होता है कि रेगुलर वे में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें कुछ सपोर्टिव रोल करके कोई चीज का ऐड करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेट है, उसकी किसी की ब्यूरोक्रेट की हमें जरूरत है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो उसकी लेना। या फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में जैसे हमारे लिटरेचर, साइंस, म्यूजिक, इनसे जो एमपीज होते हैं उनके बारे में बात करना कि भाई आप अपनी जरा सलाह दें इस पे। फिर आता है सुपरसेंडिंग मोशन। सुपरसेंडिंग मोशन क्या होता है? ब्रिंग ऑल न्यू इशू, मतलब जो पुराना टॉपिक है उसको हटाकर दूसरा एकदम नया टॉपिक ला देना, उसे कहते हैं सुपरसेंडिंग मोशन। तीसरा है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आपको पता ही है, जो पहले से ही टॉपिक चल रहा है उसमें थोड़ा एडिट किया और फिर उसको आगे कंटिन्यू कर दिया, तो इसे कहते हैं अमेंडमेंट। आगे चलते हैं क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन तो हो गया कट इन शॉर्ट में बात करना। कोई चीज बहुत टाइम से चल रही है, अब उसमें सीधे वोट करेंगे हम, तो हम कहते हैं उसे सिंपल क्लोजर। मतलब भाई कोई फॉर एग्जांपल लोकपाल बिल है, लोकपाल बिल में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस चक्कर में 10 दिन हो गए। अब वहां पर बात रखी कि अब बहुत हो गया डिस्कशन, अब इसको शॉर्ट में कंप्लीट करो, तो हम सिंपल क्लोजर मोशन लेकर आएंगे और सीधे वोट कर देंगे। दूसरा होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगेन मैं लोकपाल बिल का लूंगा, लोकपाल बिल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब इन पे हर एक पे वोट करते चलेंगे कि हाँ इस पे हम एग्री कर रहे हैं, इस पे 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 एग्री नहीं कर रहे, तो इतना हम पार्ट पास कर देंगे। दूसरा होता है कंगारू क्लोजर मोशन। कंगारू क्लोजर मोशन क्या होता है कि मान लो जैसे यहाँ पर फिर से मैं लोकपाल बिल के पार्ट कर दूं, तो मैंने ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, 3 हमने पास कर दिए, बाकी सारे छोड़ दिए। चौथा होता है गुलिटन क्लोजर मोशन। गुलिटन क्लोजर मोशन क्या होता है कि बहुत सारे बिल एक साथ पास कर दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। गुलिटन क्या चीज होती है? गुलिटन आपने देखा होगा मूवीज में, खासकर देखा होगा जो वेस्टर्न मूवीज होती हैं उसमें एक ऐसा ब्लेड होता है और यहाँ इंसान का सर रखने की जगह होती है, तो गुलिटन एक ब्लेड होता है, वो ऊपर से आता है झट से गर्दन काट देता है, इसे कहते हैं गुलिटन। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बिल एक साथ पास कर दिए, फॉर एग्जांपल लोकपाल बिल भी पास कर दिया, वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास कर दिया, उसके बाद एनआरआई के रिगार्डिंग भी कोई बिल पास कर दिया, तो एक साथ 10-15 बिल पास कर दिए, उसे हम कहते हैं गुलिटन मोशन। आता रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। रेजोल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइवेट मेंबर, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एंड स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन क्या होता है? इसमें कोई भी मिनिस्टर रेजोल्यूशन नहीं ला सकता, उसमें सिर्फ अपोजिशन पार्टी के लीडर्स या कोई भी एमपी जो लीडिंग में है वो ही ला सकता है। मतलब गवर्नमेंट में बैठा कोई भी इंसान नहीं लाएगा, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर है, सिर्फ कोई भी एमपी ला देगा जो मिनिस्टर में नहीं है। होता है फिर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन में क्या होता है? मिनिस्टर जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो रेजोल्यूशन लेकर आते हैं कि यार इस पे बात करनी है, ये रेजोल्यूशन हमें बनाना है। फिर होता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन में क्या होता है कि कोई भी चाहे एमपी हो चाहे मिनिस्टर हो, वो अपना रेजोल्यूशन ला सकते हैं। अब कोई भी रेजोल्यूशन जो है एक बार अगर मिनिस्टर या एमपी के द्वारा दे दिया गया कि हमें ये रेजोल्यूशन करना है, तो वो वापस नहीं ले सकते। अगर लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि इसे वापस लो, तभी इसे वापस लिया जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे यूथ पार्लियामेंट। ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना समझ लो कि एक रेप्लिका मॉडल बनाया जाता है सभी यूथ के लिए कि पार्लियामेंट काम कैसे करती है, जिससे उन्हें डिसिप्लिन और टॉलरेंस सिखाया जा सके। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब कानून बनाना पार्लियामेंट के द्वारा। वो कैसे होता है? देखो, पहले कोई बिल लाया जाता है कि भाई इस बिल को पास कर दो, एक कानून की बहुत जरूरत है, तो उस पर क्या होता है? डिस्कशन होता है। डिस्कशन करने के बाद वोटिंग होती है। मेजॉरिटी ऑफ वोट अगर 272 लोकसभा में आ जाती है और अगर 245 का हाफ जितना भी होता है उतनी हाफ अगर राज्यसभा में आ जाती है तो बिल पास हो जाता है। ठीक है, बट पहले ये जो बिल होता है किसी एक हाउस में आता है, मतलब या तो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा। अगर दोनों में से किसी एक हाउस से बिल पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में पहुंचता है कि यहाँ से भी पास हो जाए, तो हम इसे प्रेसिडेंट के पास भेज दें और फिर इस पे साइन लेकर इसको एग्जीक्यूट कर दें पूरे इंडिया में। ठीक है, बड़े बिल के 3 टाइप है, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा है मनी बिल, तीसरा है फाइनेंशियल बिल एंड चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब कोई पहले से कानून बना हुआ है, उस पे कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, तो वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? फॉर एग्जांपल लोकपाल बिल, वो पहली बार हिंदुस्तान में आया था तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करने थे, तो वो हो गया ऑर्डिनरी बिल।
दूसरा होता है मनी बिल। मनी बिल मतलब देश में टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हो रही हो तब, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी। तीसरा है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल क्या होता है कि उसमें कुछ फाइनेंस के मैटर्स भी होते हैं, प्लस जो जनरल बिल होता है वो भी होता है। मतलब जरा हम आगे वाले में देखते हैं, तीनों बिल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल क्या होता है। आप पांचवा पॉइंट ये कहता है कि 7 डेज का नोटिस देना पड़ता है, मतलब 7 दिन पहले आप बोलेंगे उन्हें कि हम ये बिल लाना चाह रहे हैं, प्लीज इसे लाइन अप कर दीजिए। उसके बाद होता है, अब देखिए जो आखिरी पॉइंट ये है कि जब ड्राफ्ट तैयार होता है ना बिल का पास होने के बाद, तो उसमें जो लॉ डिपार्टमेंट होता है, जो ब्यूरोक्रेट से बिल के बना होता है, वो मदद करते हैं इस बिल को बनाने में कि भाई इसमें और क्या क्या चाहिए, इसमें और क्या फॉर्मेलिटीज करनी होंगी। तो ये होती है पूरी पब्लिक बिल की कहानी। अब आते हैं प्राइवेट बिल पे। प्राइवेट बिल क्या होता है कि कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस ला सकता है अदर देन मिनिस्टर्स। मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो लीडिंग का हो, वो ला सकता है। इसके बाद क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है अगर वो बिल लेकर आती है तो उनका स्टांस दिखता है काफी स्ट्रांग अपोजिशन है। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर लेसर चांस होता है अप्रूव होने का बिल में, क्योंकि यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी होती है उसकी मेजोरिटी तो होती नहीं है, तो अगर मेजोरिटी नहीं है तो बिल पास नहीं होगा। चौथी बात यह है कि अगर मान लो बिल रिजेक्ट हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो उनकी वैसी सरकार नहीं है, तो सरकार गिरने के तो सवाल उठता ही नहीं है। अब क्या होता है इसमें पांचवा पॉइंट में कि अगर कोई बिल लेकर आना है तो यहाँ पर कम से कम 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा कि हम ये बिल लाना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर कितना था 7 डेज। लास्ट है, मान लो कोई बिल को ड्राफ्ट करना है तो जो मेंबर होगा जिसने ये बिल लेकर आया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको ड्राफ्ट कैसे करना है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई ब्यूरोक्रेट आ जाएगा अपने आप और मदद करने लगेगा जैसे यहाँ पर हो रहा था। यहाँ तक की हो गई बात खत्म। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो रेजिग्नेशन की बात थी नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो उसमें क्या होता है, ये सिर्फ तब होता है जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है। जैसे एनडीए की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 13 दिन में जब सरकार गिर गई थी तो वो इसी कारण से गिर गई थी। आगे चलते हैं। अब जैसे ही पार्लियामेंट में हम बिल लेकर आते हैं तो उसमें 4 स्टेजेस होती हैं, एक्चुअली 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ स्टेज और लास्ट है 5th स्टेज। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, कोई डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ रीडिंग होती है कि भाई हमें ये बात हमें करनी है, इसके ये पॉइंट्स है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, जनरल डिस्कशन होता है और कमेटी फॉर्म की जाती है। कमेटी की फॉर्म की जाती है, देखिए पूरे जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसमें 30 से 40 बिल आ रखे होते हैं। अब सब बिल पे काम करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए अलग अलग कमेटी बना देते हैं, जैसे फाइनेंस कमेटी या अलग अलग, वो उसके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। फिर होती है थर्ड रीडिंग कमेटी। थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि अगर कोई अमेंडमेंट लाना है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई इसमें इस अमेंडमेंट को ला दो, फिर हम उसे पास कर देते हैं। फोर्थ स्टेज होता है कि या तो उसके फेवर में वोट हो गया, विदाउट अमेंडमेंट वो पास हो गया, या उसके लिए अमेंडमेंट पूछा गया, अमेंडमेंट लेकर उसे पास कर दिया है, या थर्ड वो रिजेक्ट हो गया, बिल पास ही नहीं हो रहा जाता है। या डी क्या होता है, उस बिल को पेंडिंग कर दिया जाता है, मतलब साइड रख दिया जाता है उसे 6 महीने के लिए, तो उसे हम कहते हैं डेडलॉक। फिर अगर मान लो बिल पास नहीं हुआ और वो डेडलॉक में पड़ा रहा तो दोनों जो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलके बैठ के ज्वाइंट सिटिंग करते हैं। इस ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं प्रेसिडेंट, और इसके हेड कौन होते हैं, लोकसभा स्पीकर। वहां पर जो टोटल लोग होते हैं, मतलब 545 लोकसभा के एंड 245 राज्यसभा के, मिलके बैठते हैं और वोट देते हैं। तो 780 का हाफ जो होता है, उतने कम से कम वोट आने चाहिए, तभी ये बिल ज्वाइंट सिटिंग से पास होगा। 5th स्टेज क्या होती है, जब ज्वाइंट सिटिंग या नॉर्मल वे में अगर बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के हाथ में ताकत हो जाती है कि वो डायरेक्टली इसे साइन कर दे, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तीसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, कि भाई इसमें थोड़े चेंजेस करके लेकर आओ फिर हम उसे पास करेंगे। या पॉकेट वीटो, मतलब बिल पेंडिंग में रख दिया, अभी पास नहीं कर रहा, बाद में देखूंगा पास करना है कि नहीं करना है। अब बात करते हैं मनी बिल के बारे में। मनी बिल आर्टिकल 110 में बताया गया है, इसमें कहा गया है कि जो टैक्सेस के लॉ हैं या बोरोइंग मनी के तरीके हैं या कंसोलिडेटेड फंड या कंटेंजेंसी फंड जो है, उसकी जो सभी मेथोडोलॉजी हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें एक बात बोली गई है कि जो मनी बिल है सबसे पहले गवर्नमेंट अप्रूव करवाती है प्रेसिडेंट से। वो कहती है कि हम इसे लाना चाहते हैं लोकसभा में, तो प्लीज इसको जरा अप्रूव कर दें। फिर जब ये आ जाता है तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इस बात को अगर एक्सेप्ट करता है कि ये मनी बिल है प्रेसिडेंट के कहने के बाद, तो ये आगे पार्लियामेंट में जाता है पास होने के लिए। अगर वो मना कर देता है तो ये मनी बिल के फॉर्म में नहीं आता है। आगे चलते हैं। पड़े हैं टोटल 6 बिल। इसमें आ गया प्राइवेट,
प्लस पब्लिक बिल, टोटल बिल हो गए ऑर्डिनरी बिल, कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, प्राइवेट एंड पब्लिक। इन प्राइवेट एंड पब्लिक का मैं डिफरेंस फॉर्म में समराइजेशन कर चुका हूं, तो हम मेन देखेंगे इन 4 बिल के बारे में। अब देखिए पहला बिल है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। उसके बाद इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट सिर्फ लास्ट में जाके अपना कंसिडरेशन देगा कि हाँ इस पे साइन कर लीजिए या अमेंडमेंट कुछ करके लेकर आइए चेंजेस, और मैं फिर साइन कर देता हूँ। दूसरा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये भी किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट की कोई परमिशन नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट अपना असेंट देगा कि हाँ इसमें सब ठीक है और मैं इस पर साइन कर देता हूँ। लास्ट है मनी बिल। मनी बिल लाने के लिए सबसे पहले लोकसभा स्पीकर से डिसाइड करेगा कि यहाँ पर ये मनी बिल है कि नहीं। इसे लाने के लिए जरूरत पड़ेगी फाइनेंस मिनिस्टर की, और ये सिर्फ आ सकता है लोकसभा में। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट की पहले परमिशन चाहिए होती है। आप पहले जो अपना बिल है फाइनेंस मिनिस्टर दिखाएगा प्रेसिडेंट को कि देखिए मैं ये बिल प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये मनी बिल है। इसके बाद गए लोकसभा में, लोकसभा में के स्पीकर ने कहा था कि हाँ जी ये ठीक है, इसको एज अ मनी बिल हम कंसिडर करेंगे। पार्लियामेंट में इसके लिए वोट हुआ, डिस्कशन हुआ, ये हामी हो गई, प्रेसिडेंट ने इसके साइन कर दिया, ये कहानी हो गई। आखिरी ये फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल भी लोकसभा में सबसे पहले आता है, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होती है। प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है देखिए यहाँ पर ये मैं लेकर आ रहा हूँ, इसमें मनी बिल भी इंक्लूडेड है। इसके बाद ये यहाँ पर वोट होता है, डिस्कशन होता है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास सेंड कर दिया जाता है, उनके यहाँ साइन लिया जाता है, एंड देन फाइनली पास हो जाता है। चलो ये हो गई हमारी समरी। अब आते हैं फंड्स पे। हमारी सरकार को चलाने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। तो फंड्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 में, दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में अगेन, एंड तीसरा होता है कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267। सबसे पहले समझते हैं कंटेंजेंसी फंड क्या होता है। कंटेंजेंसी फंड होता है इमरजेंसी फंड। मैंने अपनी प्रेसिडेंट वाली वीडियो में भी बात बताई थी। कंटेंजेंसी फंड में इमरजेंसी के लिए पैसा रखा जाता है। जैसे हम सेविंग्स करके रखते हैं ना, कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो हम वहां से पैसा निकाल लें और फटाफट वो जो इमरजेंसी है उसको दूर कर लें। तो यहीं पे कंटेंजेंसी फंड का इस्तेमाल होता है कि फ्लड आ गया या कोई डिजास्टर आ गया, देश में कोई आपदा आ गई, तो तुरंत उस पैसे का इस्तेमाल करें बजाय पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने के। अब आता है कंसोलिडेटेड फंड जो आर्टिकल 266 में कहा गया है, एंड पब्लिक अकाउंट फंड जो कि 266 में कहा गया है। कंसोलिडेटेड फंड सरकार ऐसे ही नहीं उठा सकती, उसको परमिशन लेनी होती है पार्लियामेंट से। उसको बताना होता है कि हमें फंड क्यों चाहिए, पार्लियामेंट में वोट होता है, अप्रूव कर देते हैं, एंड फाइनली वो चीज आ जाती है। कंसोलिडेटेड फंड किस चीज में बात करता है, वो बात करता है बैंक के लोन में, रेवेन्यू रिसीव में, या रीपेमेंट ऑफ लोन में। मतलब देखिए आपने फॉर एग्जांपल आईएमएफ से लोन लिया है, तो पैसे आपके पास पड़े हुए होंगे, अब आपको इस्तेमाल करना है वो, तो बैंक के लोन की बात होगी। फिर है रेवेन्यू रिसीव। आपने देखा बीएसएनएल या कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस आप जाते हो, वहां पर आप डाक खरीदते हो या डाक भेजते हो, तो उसके कुछ पैसे आते हैं, तो वो सारा रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है वो भी वो यूज कर सकते हैं। एंड तीसरा रीपेमेंट ऑफ अ लोन। मतलब जैसे अभी मालदीव्स को हमने 1.4 मिलियन डॉलर्स हमने दिए थे, तो वो लोन वो वापस करेंगे, तो उससे जो पैसा आया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। तो इस चीज को अगर निकालना है तो हमें परमिशन चाहिए होगी पार्लियामेंट से। अगला है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, वो भी आर्टिकल 266 में। इसमें क्या होता है, परमिशन नहीं चाहिए पार्लियामेंट की कि हमें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये चीजें हम निकाल लेते हैं कि हमारे काम की है जरूरत, हम निकाल लेते हैं इसे। इसमें क्या होता है, जो प्रोविडेंट फंड हम यूज करते हैं ना, आप जितनी लोग कंपनी में काम करते हैं उनका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट होता होगा, तो वो पैसा सरकार यूज करती है। फिर दूसरा है जुडिशियल डिपॉजिट। जुडिशियल डिपॉजिट क्या होता है, जुडिशियल डिपॉजिट जो होता है वो होता है कि कोई भी, जैसे आपने एग्रीमेंट बनवाया होगा, आपने देखा होगा आप घर का रेंट का एग्रीमेंट बनाते हो, तो उसके कुछ पैसे लगते हैं, जैसे 500 2000 जो भी रुपए लगते हैं, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है ऐसे लीगल एग्रीमेंट से या कोर्ट से, तो उसे हम कहते हैं जुडिशियल डिपॉजिट। फिर है डिपार्टमेंट डिपॉजिट। हमारे पास अलग अलग रेमिटेंस की बात। तो रेमिटेंस क्या होता है कि कई जो हमारे परिवार वाले देश के बाहर रहते हैं वो पैसा सेंड करते हैं हमारे परिवार को, तो वो जो फी इसमें लगती है इस पैसे को सेंड करने में, वो रेमिटेंस होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस अर्निंग जो आती है वो हिंदुस्तान की आती है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है 6 मंथ। हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही बात की थी कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अभी जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो हम आखिर में देखेंगे। आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज अ राइट टू एड्रेस इट। तो इसमें ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका आंसर है ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको इस बात की राइट होती है कि वो पार्लियामेंट में जाकर अपनी बात कह सके, पर वो वोट नहीं कह सकते। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर हम कहें तो वो आम शब्दों में एडवोकेट होते हैं हमारे देश के, वो हमारे को लॉ या उससे रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो वहां पर ज्यादा डिस्कस होगा। अगला सवाल है, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एन ऑफिशियल अपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट हाउ मेनी सीट शुड इट हैव। ये कह रहा है कि अगर एक अपोजिशन पार्टी बननी हो तो कितनी सीट्स रिक्वायर्ड है। देखिए मैंने वहां पर बताया था आपको 10%, अगर 10% को आप फ्रैक्शन में कर देंगे तो आपको मिलेगा 1/10 इसका आंसर, तो डी इज द राइट आंसर। Which functionary can be invited to give his opinion in the parliament? इनमें से किसको इनवाइट करा जाता है अपनी ओपिनियन देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर? ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, या डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो गया ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड फॉर्म में यहां से आ रहा है, अगर आप देखेंगे इसे फ्रेमिंग बदली है, दोनों हैं सेम। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन में हमें दिया गया है ए 18 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 25 ईयर्स, या डी 26 ईयर्स। तो इसका आंसर हो गया सी। अब देखिए ये तो हो गई लोकसभा की, अब मुझे आप बताइए राज्यसभा की एज कितनी होती है कमेंट सेक्शन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज दैट ए it is a union legislature in India, B it is also comprises of president, C it is a bicameral in nature, या D the upper house of the parliament is never dissolved। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा B it also comprises of the president। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने पार्लियामेंट्री के चैप्टर में ही बताया था कि पार्लियामेंट 3 चीज से कंप्राइज होती है, वो होगी लोकसभा, राज्यसभा एंड हमारे प्रेसिडेंट साहब। आगे चलते हैं, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज। तो इसका आंसर हो गया ए डाइट। अब बताइए अमेरिका की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में, और ये बाकी किस किस देश की हैं ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल, हु सेड पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स अ डेली एज वेल एज अ पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। किसने ये बात कही थी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है डेली एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है ए बी आर अम्बेडकर। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द पार्लियामेंट। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कितने बंदे नॉमिनेट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा? तो इसका आंसर है 2। अब आपने लोकसभा में आपको पता होगा 545 सीट्स हैं, इसमें से 543 इलेक्ट होकर आती हैं और 2 लोग एंग्लो इंडियन होते हैं जिनको बुलाया जाता है। एंग्लो इंडियन कौन थे? जो अंग्रेज हिंदुस्तान में ही रह गए थे, जिन्होंने हिंदुस्तानिया लोगों से निकाह कर लिया था या शादी वादी कर ली थी। चलिए आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, चाइनीज पार्लियामेंट इज नोन एज। चाइनीज पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए नेशनल पीपल्स कांग्रेस, बी नेशनल असेंबली, सी नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चाइना, या डी द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चाइना, या ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो गया 11th का ए नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यहां पर आप बताइए जो चाइना की पार्टी है उसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। 11th के बाद है 12th, विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट ये कहती है, अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय पुलिस अंडर एनी केस व्हेन पार्लियामेंट इन सेशन। अगर लोकसभा चल रही है तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरेस्ट नहीं कराया जा सकता पुलिस के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है, मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैव अ प्रिविलेज ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम द अटेंडेंस एज वेल एज विटनेस इन द लॉ कोड। वो कह रहे हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में मेंबर्स को प्रिविलेज मिली होती है कि वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं फ्रॉम अटेंडेंस एज अ विटनेस इन द लॉ कोर्ट। मतलब कोर्ट में उनको गवाही के लिए उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी कि वो जाए या ना जाए। तो इनमें से कौन सी बात सही होती है? तो इसमें से सही बात है सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन ये कहता है, हु कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर हटाना हो तो उनके लिए, इम्पीचमेंट मतलब हटाना हो तो उसके लिए कौन शुरुआत कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए इसमें ऑप्शन है ओनली लोकसभा,
बी ओनली राज्यसभा, सी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या डी एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका आंसर हो गया सी। देखिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर हमारी सरकार करती है या जो रेवेन्यू वो टैक्सेस के द्वारा इकट्ठा करती है वो बोथ लोकसभा और राज्यसभा से उसे अप्रूव लेना पड़ता है। क्या ये बात सही है? अगली स्टेटमेंट ये कहती है द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉट बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वो कह रहा है कि अगर इम्पीचमेंट करना हो, अगर प्रेसिडेंट को हटाना हो, तो इस मुद्दे को किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है इन दोनों में से? तो इन दोनों में से दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। Which of the following has the power to create a new all India service? इनमें से किसके पास ताकत है कि कोई एक नई सर्विस स्टार्ट कर दे ऑल इंडिया लेवल पे? तो आपके ऑप्शन है ए पार्लियामेंट, बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सी यूनियन कैबिनेट या डी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। तो इसका आंसर हो गया ए पार्लियामेंट। देखिए जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो तो एग्जाम कंडक्ट कराती है, पर जो बनाया जाता है कि इसमें कुछ नीड और है तो पार्लियामेंट के द्वारा होती है। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन। अंटिल द पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कोरम ऑफ मीटिंग आइदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जो वर्ड है कोरम ये आपको पता होना चाहिए, मैंने डिस्कस भी किया है। कोरम क्या होता है कि मिनिमम 10% लोग पार्लियामेंट में होने चाहिए, कोई सा भी हाउस हो, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तभी पार्लियामेंट का सेशन कंडक्ट हो सकता है। तो इसी बात को कह रहा है कि 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस। तो इसमें ये पहला ऑप्शन दे रहा है कि 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, कि वो जो होंगे वो 1/10 होंगे। तो अगर आप 10% का अगर फ्रैक्शन में करोगे तो ये 1/10 ही निकलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। तीसरा है सी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस या डी 2/3। तो हमारे पास इसने चार ऑप्शन दिए, 1/10, 1/4, 1/3 एंड 2/3। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन है ए। अब चलते हैं आगे। 17th क्वेश्चन ये कहता है यूनियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड बाय टेररिस्ट ऑन व्हाट डेट। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी न्यूज देखा होगा तो ये चीज बार बार न्यूज में आती रहती है। तो ये 13 दिसंबर 2001 इज द राइट आंसर। हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, हाउ आर द लेजिस्लेटिव एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबल चेक्ड। वो ये कह रहा है कि जो कानून बनाने की ताकत है उसका अगर एक्सेस इस्तेमाल हो रहा है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट असेंबली के द्वारा, तो उसको चेक करने की ताकत किसके पास है? तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट या गवर्नर। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो क्या होता है, सरकार को गिराने का एक तरीका होता है। तीसरा है जुडिशियल रिव्यू एंड फोर्थ है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन कुछ कर नहीं सकता, वो तो इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है। तो हमारी जो जुडिशरी होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो उस पर जजमेंट दे सकती है। तो यहां पर आंसर हो गया सी। तो यहां पर होता है हमारा वीडियो का एंड। अगर आपको ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये मैंने जो क्वेश्चंस लिए थे वो लूसेंट नाम की किताब से थे, इस किताब से डायरेक्ट इसकी फोटो कट है। अगर आप ऐसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये 3 किताबें हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज बाय दिशा पब्लिकेशन एंड लूसेंट, जो मैंने यूज की है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।